जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्विज, जो किरण की जो नई वाली किताब आई हुई है उस बुक से हम लोग करेंगे। उस किताब में बिहार एसएससी में यानी बिहार के जितना भी एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, चाहे बिहार स्टेनोग्राफर एक्सेट्रा, जितना भी एग्ज़ाम अब तक हो चुका है उसी का हम लोग सीरीज चला रहे हैं। और उस सीरीज का ये कड़ी है जिसको हम लोग आगे आज बढ़ाएंगे। आज जो क्विज होगा, सबसे पहले हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद है जीव विज्ञान से, तब है केमिस्ट्री से। तो शुरू किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कांग्रेस के नरमपंथी काल किस अवधि को कहा जाता है? नरमपंथी देखो, काल जो है जब आज़ादी 1757 से लेके 1947 के बीच में जो काल है उसको तीन भाग में बांटा गया है। एक नरमपंथी, गरमपंथी और गांधी युग। तो जो नरमपंथी है, नरमपंथी जिसमें उस समय मतलब प्रार्थना याचना करके अंग्रेजों से जो अपना देश के जो क्रांतिकारी नेता थे वो गुहार लगाते थे कि हमको आज़ादी दे दिया जाए। तो ये कितना से कितना सन तक ये ऐसे किया गया, प्रार्थना याचना किया गया, अंग्रेजों के पास जाते थे और कहते थे कि आज़ादी दे देने के लिए। तो 1885 से लेके और 1905 तक। उसके बाद नरमपंथी जो थे, यानी ये नरमपंथी का हो गया। अगर पूछा जाए कि गांधी युग कब से कब तक कहा जाता है, 1919 से लेके 1947 तक, यानी सीधा ये इसमें गांधी जी सक्रिय रूप से भागीदार किए, देश को आज़ाद कराने के लिए तरह तरह के आंदोलन चलाए इस काल के दौरान। गरमपंथियों का काल कब से कब तक रहा? 1905 से लेके 1919 तक। आगे अब बताना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये आसान है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। एक व्यक्ति हुए अपना देश में जिन्होंने उसी दौरान जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अपना अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, लौटा दिया। कौन थे वो व्यक्ति? रविंद्रनाथ टैगोर जी। बताओ, साइमन कमीशन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ? 1930 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया। अच्छा, एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जब ये साइमन कमीशन आया भारत तो ये विरोध कर रहे थे, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय नहीं थे। जो वो नीति लेकर आ रहे थे साइमन कमीशन, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सिर्फ अंग्रेज ही थे, अंग्रेज ही कानून बनाए थे। तो ये पूरा पक्का था कि जो भी कानून बनाएंगे फिर गुलामी वाला ही कोई ना कोई बात कहेंगे आके। तो लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी दौरान अंग्रेज जो पुलिस थी उन पर हमला कर दिया। लाठियों से ताबड़तोड़ हमला करने के कारण से लाला लाजपत राय जी का क्या हो गया? कुछ देर के बाद उनका मतलब मृत्यु हो गया। आगे इसके बाद बताना है कि भारतीय अधिवेशन कब आया? भारतीय अधिवेशन कब आया? 1935 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम क्या है? A.O. ह्यूम। क्या नाम है? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बैमोस चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष का नाम? तीसरे अध्यक्ष का नाम बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, एक मात्र मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में
एक समाज की स्थापना की। क्या नाम था समाज का? सत्य शोधक समाज। अच्छा, ज्योतिबा फुले के पत्नी का नाम क्या था? ये भी आज़ादी के लड़ाई में इनका बहुत बड़ा योगदान था। महिलाओं का ये नेतृत्व करती थी और देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी भी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा कब मुक्ति दिवस मनाया गया? 22 दिसंबर। अब बताना है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मतलब मनाया गया? ठीक है, 16 अगस्त 1946 ईस्वी में। ब्रिटिश भारत में भारतीय राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताओ? कृष्ण सिंह। अच्छा, प्रथम राज्यपाल कौन थे बिहार के? भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का गढ़ कौन बन गया था? बंगाल। और अंग्रेज भी सबसे पहले कहाँ आए? बंगाल से। माने बंगाल से इंटर किए और पूरे भारत पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया। आगे लाला लाजपत राय कहाँ के थे? बाल गंगाधर तिलक जी कहाँ के थे? बिपिन चमन लाल कहाँ के थे? भारत में क्रांतिकारी किन 3 राज्यों में मतलब क्रांतिकारी राज्य कौन है? क्रांतिकारी राज्य कौन था? महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब। ये 3 गो राज्य उस समय मतलब यहाँ पे बहुत ही जोर शोर से अंग्रेजों का क्या होता था? विरोध होता था। अंग्रेजों का क्या होता था? विरोध होता था। ऐसे तो पूरे देश में अंग्रेजों का विरोध किया जाता था, लेकिन ज्यादा इसी 3 राज्य में, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल। आगे बताना है सॉरी, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किसके साथ हुआ था? अनुशीलन समिति के स्थापना के साथ। मतलब बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था अनुशीलन समिति के स्थापना के साथ शुरू हुआ था। आगे बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना A.O. ह्यूम जी ने कब किया था? ठीक है, 18 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम 28 होना चाहिए, 28 दिसंबर। अच्छा, करेक्शन कर लो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब आगे बताना है व्यापकगत सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी लॉर्ड डलहौजी। व्यापकगत सिद्धांत जो लाया था गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड डलहौजी। विलय का सिद्धांत देखो कौन कौन लॉर्ड डलहौजी कौन कौन सिद्धांत लेके आए थे या नीति लेके आए थे? तो व्यापकगत के सिद्धांत, विलय का सिद्धांत, राज हड़प नीति का सिद्धांत, यानी हड़प लेना, किसी भी तरीके से किसी राज्य को क्या कर लेना? हड़प लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स। उसके बाद गोद विशेष एक था कि मतलब इस प्रथा से भी, गोद विशेष प्रथा से भी मतलब राज्य को अपने कब्जा में किया जाता था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पा गया पहला राज्य कौन था? सतारा। कब हड़पा गया? ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्विज को आगे बढ़ाएंगे और अब बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। रेबीज बीमारी किस कारण होता है? विषाणु से होने वाला और भी कुछ रोग है विषाणु के कारण से, जैसे एड्स है, चेचक है, खसरा है, गलसुआ है। गलसुआ मतलब गाल वाला रोग फूल जाता है। इन्फ्लुएंजा है, हर्पीस है, इंसेप्टाइटिस है। इंसेप्टाइटिस
चमकी एक बुखार आया था, चमकी बुखार, बहुत बच्चों का मृत्यु हो रहा था मुजफ्फरपुर में। तो वो किस कारण से, कौन वायरस के कारण से? इसको चमकी बुखार को क्या कहा जाता है वैज्ञानिक नाम? इंसेफेटाइटिस। इंसेफेटाइटिस, फेटाइटिस याद रखना, खाली चमकी फैटे ऐसे याद रखोगे, परीक्षा में आएगा तो ऑप्शन से देख के आराम से बना लेंगे। कैंसर, कैंसर बीमारी भी विषाणु के कारण से। डेंगू भी विषाणु के कारण, जो डेंगू होता है विषाणु वायरस के कारण से होता है। ट्रेकोमा आंख का बीमारी है। ट्रेकोमा किसका बीमारी है? आंख का। अब जीवाणु से होने वाला कुछ रोग जैसे एंथ्रेक्स, गनोरिया, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग, टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड तो किस चीज से होता है? जीवाणु के कारण से। टीबी जीवाणु के कारण से। हैजा, टेटनेस, प्लेग, सिफिलिस, हैजा, टेटनेस, प्लेग, सिफिलिस, ये सब किस कारण से होता है? जीवाणु के कारण से। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? क्या खाते हैं वो सब? शहतूत क्या है? एगो कीड़ा है। क्या है ये? मतलब शहतूत जो है ना, रेशम मतलब शहतूत एक पेड़ है, पेड़ है, और उसके पेड़ पर एगो कीड़ा पाया जाता है, जो जब वो मतलब एक तरह से कहा जाए, वो एक तरह का तरीका से रसायन छोड़ता है, उसी दूध के जैसा होता है, उसी रसायन से रबड़ बनाया जाता है, रेशम का धागा बनाया जाता है, और रबड़ बनाने में भी उसका यूज किया जाता है। मतलब पूरा रबड़ नहीं, रबड़ तो एक विशेष मतलब चीज से बनाया जाता है, जैसे रबड़ देखा जाए, लेकिन मतलब रेशम जो है, रेशम का धागा बनाया जाता है, और रेशम से कपड़ा भी बनाया जाता है, और कहीं कहीं रबड़ में मतलब रबड़ के साथ मतलब यूज किया जाता है, रेशम का भी रबड़ के साथ। ऐसे सिंपल तरीके से परीक्षा में जब पूछा जाएगा कि रेशम किस चीज से प्राप्त होता है? कीड़ा से। कीड़ा किस गाछ पर होते हैं? शहतूत के गाछ पर। अच्छा, भारत में रेशम कितना प्रकार का पाया जाता है? कौन कौन? पहला मूंगा, दूसरा मखरी, तीसरा इरी, चौथा टसर। और टसर जो है सबसे ज्यादा, ये जो सिल्क है यानी रेशम है, ये भागलपुर में सबसे ज्यादा मिलता है, टसर, और बहुत ही बढ़िया किस्म का ये रेशम होता है। और भागलपुर को क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। अच्छा, रेशम के कीड़े की कितनी अवस्था होती है? 4। पहले अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर फलियुपा होता है, उसके बाद क्या होता है? कोकून होता है। ठीक है, कोकून होता है, फलियुपा। आगे बताना है कि रेशम मार्ग एशिया से यूरोप को जोड़ता था। रेशम मार्ग किसको जोड़ता था? एशिया से यूरोप को जोड़ता था। और रेशम मार्ग की खोज किसने की थी? कनिष्क। किसने? कनिष्क। यानी रेशम मार्ग पर क्या किया था? अधिकार यानी कब्जा किया था उस पर, ये कब्जा किया था। अब आगे बताना है कि घाव को भरने के लिए, मान लो घाव हो गया है, डॉक्टर के पास गए, तो एक तो घाव का दवाई और साथ में एक विटामिन का भी टैबलेट देता है। तो घाव के समय कौन सा विटामिन खाएंगे तो घाव जल्दी ठीक होगा? विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें होता है? किसमें होता है? आंवला में, नींबू में, संतरा में। अगर सबसे ज्यादा कहा जाए तो किसमें होता है? आंवला में। आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन में अगर आंवला रहेगा सबसे ज्यादा तो आंवला लगाना, अगर नींबू रहेगा तो नींबू लगाना है, अगर आंवला ना रहे, नींबू रहे तो नींबू लगाना, अगर दोनों रहेगा तो कौन लगाओगे? आंवला लगाना। ठीक है। अच्छा बताओ तो विटामिन कितना प्रकार का होता है? ए, डी, ई, के, बी, सी, ये विटामिन का प्रकार है। अब जल में घुलने वाला विटामिन कौन है? बी, सी। वासा में, हाँ, वासा में घुलने वाला ए, डी, ई, के है।
विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। और B1 को क्या कहा जाता है? थायमिन कहा जाता है। और सी को क्या कहा जाता है? स्कर्बी। विटामिन सी को क्या कहते हैं? स्कर्बी कहते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टेकोफ्लोल। टेकोफ्लोल, टेकोफ्लोल कहा जाता है। और ब्यूटी विटामिन भी इसी को कहा जाता है। सूखा रोग किस विटामिन के कारण होता है? किस विटामिन के कमी के कारण होता है? डी। विटामिन डी के कारण से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन रोग होता है? बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। हार्मोन किस विटामिन में हार्मोन होता है? किस विटामिन में? विटामिन डी में हार्मोन होता है। बेरी एक प्रकार का मतलब बीमारी है। जैसे ये जो होता है, मतलब जिस तरीका से और बीमारी है, इस तरीके से बेरी ये विटामिन B1 के कमी से ये होता है, बेरी बीमारी। विटामिन ई की कमी से कौन रोग होता है? अगर विटामिन ई अगर नहीं खाएंगे तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? जनन क्षमता में कमी। यकृत में कौन विटामिन जमा रहता है? यकृत या लीवर में कौन विटामिन? विटामिन ए। यकृत में विटामिन ए जमा रहता है। गाजर में या आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। अच्छा, जो सर्पदंश है यानी सर्प का जो विष होता है, वो सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग, मतलब अगर सांप काट लेगा तो शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा? तंत्रिका तंत्र। कौन भाग प्रभावित होता है? अगर किसी को सांप डस लेगा तो कौन भाग प्रभावित होता है ज्यादा? तंत्रिका तंत्र। यानी शरीर काम ही नहीं कर पाएगा। जब विष फैलने लगेगा ना तो शरीर सुन्न हो जाएगा पूरा, काम नहीं करेगा। गाय का गर्भाधान का काल कितना दिन का होता है? 9 महीना हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? 9 महीना। ऐसे 280 दिन क्या? हाँ, ऐसे कह सकते हैं। लगभग में ऑप्शन के अनुसार इसको बनाया जाता है। 270 के आसपास जो होगा, 280 270 के आसपास, उसी को ठीक मार्क कर लेना। गाय में जो रोग होता है, प्रमुख रोग कौन रोग होता है गाय में? खुरका रोग, एंथ्रेक्स रोग, माउथ रोग। खुरका, एंथ्रेक्स, माउथ रोग। किसी भी पेड़ की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? कैसे ज्ञात की जाती है? उसके बलयों को गिन के। यानी जो उसका गोल होता है ना, बलय कैसा होता है? गोल होता है। उसी को गिन के, गोलाई को गिन के और किसी भी पेड़ की आयु बताई जाती है। आगे बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। विटामिन ए कहाँ जमा होता है? आयोडीन के कमी से कौन रोग होता है? घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ के किस हिस्सा में होती है? पत्तों में, तना में नहीं, पत्ता में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ता में होता है, नहीं जड़ में नहीं। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्ण रहित। क्या कहा जाता है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? जांघ की हड्डी। और जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है? हाँ, कान में पाया जाता है। अब बताना है कि कान में कितना प्रकार का हड्डी होता है? कौन कौन? हाँ, मेलियस, इनफॉक्स, स्टेपिज। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिज है। ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है?
ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है? ब्यूटी बोन माने हड्डी होता है, यानी कौन हड्डी सुंदरता को बढ़ाता है? जो यहाँ पर हड्डी होता है ना, ये वाला हड्डी यहाँ पे कोलन यानी कॉलर वाला। ठीक है, अब इसके बाद रसायन शास्त्र में बताओ। बताना है कि द्रव में क्या होता है? द्रव में होता है नियत आयतन, अनियत आकार एवं असंकोचन। आगे बताना है अब CaCl2 में कौन सा बॉन्डिंग होता है? दोनों बॉन्डिंग होता है, आयनिक होता है और सहसंयोजी होता है। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक क्या है? हाँ, मतलब ऐसा यौगिक जो कि धातु और अधातु दोनों के मिलने से बनता है। ये कौन, कुछ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CH4 मीथेन हो जाएगा। उसके बाद C6H21O6 NH3 यानी अमोनिया, ये हो जाएगा। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप यंत्र क्या है? GM काउंटर, यानी GM काउंटर से रेडियो सक्रियता को क्या किया जाता है? मापा जाता है। रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? हेनरी बेकूलर। क्वेश्चन ये आया हुआ है। रेडियो सक्रियता का SI मात्रक क्या होता है? बेकूरल, नाम पर ही है, उनके जो खोज किए थे उन्हीं के नाम पर है। ठीक है, आगे अब बताना है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का होता है CnH2n प्लस नहीं माइनस, CnH2n-2। एल्केन का CnH2n+2, एल्किन का CnH2n। ठीक है, अल्कोहल का CnH2n+10 नहीं, एक OH, या एक नहीं भी लिख सकते हैं, OH भी लिख देंगे तो हो जाएगा, यानी CnH2nOH। आगे अब बताना है कि विलयन का सांद्रण व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से नहीं प्रभावित होती? यानी विलयन का सांद्रता अगर ज्ञात करते हैं तो उस समय क्या चीज प्रभावित नहीं होता है? मोलरता। मोलरता का सूत्र क्या होता है? विलय की मोल की संख्या बटा 1 लीटर विलयन। आगे बताना है नॉर्मलता का मतलब क्या होता है? हाँ, 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोल के तुल्यांक भार को नॉर्मलता कहते हैं। तुल्यांक भार को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। जर्मन सिल्वर में क्या क्या मिलाया जाता है? जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकिल। पीतल में क्या क्या मिलाया जाता है? कॉपर तथा जिंक। कांसा में क्या क्या मिलाया जाता है? कॉपर तथा टीन। और मैग्नीशियम में क्या मिलाया जाता है? ठीक है, उसके बाद बताना है कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है ये, इसका रिसाव भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक खाद बनाने वाला फैक्ट्री में। तो ये कब हुआ था? हाँ, चूहा को मारने के लिए एगो जहर का इस्तेमाल किया जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड।
और उसका सूत्र क्या होता है? HCl। कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन गैस कहते हैं? दोमघुटू गैस। पेंसिल में क्या चीज यूज होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का आकार कैसा होता है? षटकोणीय। ग्रेफाइट का स्नेहक के रूप में किया जाता है, स्नेहक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब बताना है ग्रेफाइट को और किस नाम से जानते हैं? ब्लैक लेड। हाँ, काला शीशा या ब्लैक लेड। ग्रेफाइट का प्रसंस्करण क्या होता है? Sp²। ठीक है, तो यहीं पे क्विज को समाप्त करते हैं। आगे अब अगले क्लास में किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।